नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। तो रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 48वां दिन है। जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह आशंका जताई है कि रूसी सेना मारियोपोल शहर पर कब्जा जमाने के लिए अब रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। तो जेलेंस्की ने यूक्रेन में शहर उजड़ते जा रहे हैं और ये बात उन्होंने कही है कि वहां पर शायद रासायनिक वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाकों में प्रतिबंधित लैंडमाइंस भी मिली हैं और यूक्रेन की सेना पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। हालांकि यूक्रेन की सेना लैंडमाइंस को नष्ट करने में भी जुटी हुई है। इस बीच ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मारियोपोल में ये केमिकल अटैक हो सकता है। तो मारियोपोल पर केमिकल अटैक की आशंका है और यही सवाल है कि क्या रूस जो है वो रासायनिक हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मारियोपोल की रक्षा में लगे लोगों पर रासायनिक हथियार के इस्तेमाल की बात की गई है। मारियोपोल में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहां के मेयर के मुताबिक यूक्रेन की अजोव रेजिमेंट के मुताबिक 3 सैनिक जो हैं वो जहरीले पदार्थ से घायल हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन मारियोपोल पर रासायनिक हमले की रिपोर्ट की जांच कर रहा है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने कहा है कि ये युद्ध का एस्केलेशन है, इसकी फौरन जांच की जरूरत है और अमेरिका ने इसे चिंताजनक बताया है। अमेरिका ने कहा है कि ये डीपली कंसर्निंग है। तो पश्चिमी देशों ने चेतावनी दी है कि अगर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो ये युद्ध को और तेज करना हो सकता है और ये बहुत भयानक होगा। और अगर रूस ने ऐसे हमले किए तो पश्चिमी देश इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि केमिकल वॉरफेयर पर प्रतिबंध है, केमिकल वेपन्स रखना प्रतिबंधित है। इस बीच ये आशंका गहरा गई है कि युद्ध और भयानक हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्व यूक्रेन पे यूक्रेन पर कब्जे के लिए हमला तेज कर दिया है और एक नए जनरल को वहां अब नियुक्त किया गया है। तो पूर्वी यूक्रेन पर खास करके जो दोनबास का इलाका है वहां पर कब्जा जल्द से जल्द हो, इसके लिए एक नए जनरल आ गए हैं, अलेक्जेंडर दोरकिनोव। और अलेक्जेंडर दोरकिनोव की जो नियुक्ति हुई है वो एक तरह से पूरे कमांड को सेंट्रलाइज करने के लिए हुई है। 3 कमांडरों की जगह पर अलेक्जेंडर दोरकिनोव को नियुक्त किया गया है। आपको इनके बारे में बता दें कि जो नया कमांडर है यूक्रेन के लिए वो सीरिया में पहले तैनात रहा और बशर अल असद के बागियों को कुचला है। इन्होंने अलेक्जेंडर दोरकिनोव ने इन्हें सीरिया का कसाई यानी कि बुचर ऑफ सीरिया कहा जाता है। ये कहलाए थे बुचर ऑफ सीरिया। 2016 में इन्हें हीरो ऑफ रशिया का खिताब मिला। यूक्रेन से डोनबास को अलग करने की जिम्मेदारी इस नए कमांडर को सौंपी गई है। यूक्रेन अभियान की कुल जिम्मेदारी इनके ऊपर है। क्रामातोर्स्क रेलवे स्टेशन पर हमले के ये मास्टरमाइंड हैं जिस हमले में 52 लोगों की मौत हुई और इसमें कुछ बच्चे भी मारे गए थे। तो अब ये आशंका जताई जा रही है कि पूर्वी यूक्रेन में युद्ध अब और ज्यादा भीषण होगा। नए कमांडर की नियुक्ति से ये साफ है कि पुतिन युद्ध को अभी महीनों और खींचना चाहते हैं। दोरकिनोव के आने से अब सारा कमांड एक व्यक्ति के हाथ में है। 3 जनरलों की जगह अलेक्जेंडर दोरकिनोव आए हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक ये फैसला इस बात को दिखाता है कि रूस अब तक यूक्रेन पर जल्द कब्जा करने में नाकाम रहा है, इसलिए कमांडर बदले गए हैं। तो जेलेंस्की ये आशंका जता रहे हैं दरअसल कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और खास करके मारियोपोल में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि रूस की तरफ से अब लड़ाई को और ज्यादा तेज करने की बात है ताकि वो जल्द से जल्द कब्जा करें। हमने देखा कि वहां के कमांडर भी बदले गए हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी। मनोज जोशी, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ये जिस तरह के का मोड़ आया है इस युद्ध में, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है वो किसी निर्णायक मोड़ पे तो नहीं ही पहुंचा है। कभी लगता है कि रूस की सेना वहां से हट रही है, कभी लगता है कि कब्जा हो रहा है, पर अब एक नए कमांडर की नियुक्ति और दूसरे रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात किस ओर ले जा रहा है युद्ध को? देखिए, युद्ध जो है वो तो और खतरनाक मोड़ तो ले ही रहा है और नया कमांडर आया है और जहां तक कि सैटेलाइट इंटेलिजेंस से देखा गया है रूस ने अपने जो भी फोर्सेस विड्रॉ किए हैं उत्तर यूक्रेन से वो अब यहां पर रीडिप्लॉयमेंट उनका किया गया है और पूरी उम्मीद है कि एक बहुत
बड़ी तादाद पे पूर्वी यूक्रेन में अब हमला होने को जा रहा है और वहां पे युद्ध जो है वो ज्यादा तेज हो रहा है। और उसी के साथ साथ ये खबर भी है, जैसे आपने खबर सुनाई है रासायनिक हथियारों के बारे में, ये खबर भी आई है। लेकिन मनोज जी, सवाल ये भी उठता है कि जब पहले हम सिविलियंस पर हमला देखते हैं तब चुप रहते हैं, आवाजें तो आती हैं लेकिन कुछ किया नहीं जाता, अब रासायनिक हथियार का इस्तेमाल, तो कब तक जो पश्चिमी देश हैं वो सिर्फ शोर ही मचाते रहेंगे? क्या ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्या ये एक फैक्टर है रासायनिक हथियार का इस्तेमाल कि ये पश्चिमी देशों को कुछ ज्यादा करने के लिए उकसाए? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो ये इसका सबूत जो है वो देखना होगा कि ये वाकई में रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए गए हैं कि नहीं, क्योंकि ये एक बहुत भयानक इल्जाम है कि रासायनिक हथियार वहां पे इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि ये केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के खिलाफ है जिसको रूस भी सिग्नेटरी हैं। और रासायनिक हथियार समझ लीजिए कि एटमी हथियार से मतलब एक दर्जा कम ही माने जाते हैं। और अगर रासायनिक हथियार का वहां पे इस्तेमाल किया गया है तो जरूर एक नया मोड़ जो है, नए मोड़ पे हम पहुंचेंगे। पर इसके पहले ये देखना होगा कि वाकई में वहां पे रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए हैं कि नहीं। पर उसमें अब समस्या ये है कि मारियोपोल का इलाका जो है अब लगभग जो है रूस के हाथ में आ ही गया है। तो आपको सबूत इकट्ठा करने में भी जो है प्रॉब्लम आएंगे आपके सामने, क्योंकि वहां पे आपको वैज्ञानिक भेजने पड़ेंगे, तो देखना होगा क्या। जी तो अगर जैसा आप कह रहे हैं कि चूंकि वहां पे रूस का काफी हद तक अब कब्जा है, वैसे में अगर सबूत इकट्ठा करने की बात होती है, इसको साबित करने के लिए कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ कि नहीं, मुश्किल आएगी। फिर क्या क्योंकि जैसे यूके की विदेश मंत्री ने कहा है कि इस पे फौरन अर्जेंटली जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर दूसरे देशों ने, वेस्ट ने, अमेरिका ने कहा है कि ये डीपली कंसर्निंग है, बहुत गंभीर चिंता की बात है अगर इस्तेमाल हुआ है ये हथियार तो वैसे में अब आपको क्या लगता है कि पश्चिम की तरफ से क्या अगला कदम हो सकता है? इसकी जांच होगी, जांच के लिए एजेंसी बैठेगी, जांच में जाहिर है कि बहुत कुछ सामने आना, सबूत सामने आना मुश्किल होगा, तो क्या फिर एकजुट होते देख सकते हैं हम पश्चिमी देशों को? देखिए, इसके लिए एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ केमिकल वेपन्स, हेग में, नेदरलैंड्स में है। नॉर्मल सिचुएशन होती तो उस संस्था को बुलाया जाता, कहा कि आप जाके वहां इन्वेस्टिगेट करिए। पर इस समय जो समस्या वहां है, वहां रूस जो है वो पश्चिम के साथ भिड़ा हुआ है और ओपीसीडब्ल्यू जो है ये एक पश्चिमी एजेंसी के तौर पे मानी जाती है। हालांकि इस पे सब मुल्कों के लोग वहां पे नौकरी करते हैं। पर जहां तक कि इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, युद्ध के बीच किसी किस्म का इन्वेस्टिगेशन जो है बड़ा मुश्किल रहता है। अभी आप देखिए, बूचा में कहते हैं कि नरसंहार हुआ था, इंडिया ने कहा था कि हम वहां पे इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। पर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, कहां और कौन सी संस्था जो है इस समय वहां पे सामने आ सकती है? और कई रासायनिक हथियार ऐसे होते हैं कि एक बार उनका इस्तेमाल किया जाता है तो उनका सबूत बहुत आसानी से नहीं मिलता है, वो उड़ जाते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में जो है वो उड़ जाते हैं। इतना उसको काफी फोरेंसिक जिसको कहते हैं, जैसे कि बड़ी बारीकी से इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है यहाँ और तो हाँ। जी मनोज जी, ये भी हमने देखा है कि पहले जब वर्ल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल हुए तो उससे भले ही मौत के नंबर सामने नहीं आते थे, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा लंबा असर लोगों पर नजर आता था रासायनिक हथियारों का। लेकिन अगर आप रूस का इतिहास देखें, नॉट दैट कि ये रिफ्लेक्ट करेगा उन्होंने जो किया उस पर, क्या रूस का इतिहास रहा है कि वो इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल करता रहा हो? क्या ऐसा हुआ है? ऐसा कोई वो तो रहा नहीं, क्योंकि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए गए थे और जब उनका इस्तेमाल हुआ तो उस समय ये लगा कि ये हथियार की तौर से ज्यादा फायदेमंद नहीं थे और कभी कभी उल्टा उनका असर होता था, जो हमला करने वाले होते हैं उन्हीं के ऊपर असर हो जाता था। तो रासायनिक हथियार धीरे धीरे जो है लोगों के आर्सेनल से हटाए गए।
और आखिर में दुनिया ने एक कन्वेंशन भी साइन कर दिया, क्योंकि और किस्म के और भी खतरनाक हथियार हैं, न्यूक्लियर एटमी हथियार तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो रासायनिक हथियार जो है, समझ गया, उसको कहते थे कि पुअर मैन्स एटॉमिक वेपन। गरीब जो कुछ ऐसे मुल्क थे जिनके पास एटमी हथियार नहीं थे, उन्होंने ये रासायनिक हथियार बनाए। ईरान ने बनाए, इराक ने बनाए, सीरिया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रासायनिक हथियार बनाए, क्योंकि वो एटमी हथियार नहीं बना पा रहे थे। रासायनिक हथियार बनाना काफी आसान है जी, पर वो हथियार की तौर से उनका इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। तो कई तरह की चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं जो कॉमन केमिकल्स हैं, जैसे फॉस्जीन है या क्लोरीन है या मस्टर्ड गैस है, इस तरह की चीजें। पर हाल का इतिहास अगर आप देखें, रीसेंट पास्ट जो है, उसमें इन हथियारों का इस्तेमाल कहीं हुआ है, कहीं किया गया है मनोज जोशी? जैसे सीरिया को आप देख लें या दूसरी जो डिस्टर्ब्ड एरियाज रही हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं पहले भी। सीरिया में आरोप जरूर लगे थे, पर जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई विशेष समस्या में उनका इस्तेमाल किया गया हो, ये इल्जाम लगा है। पर जहां तक कि पूरा युद्ध है, वहां उनका उपयोग जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना मतलब कहा जाता है। और जहां तक कि हथियार हैं, और भी खतरनाक हथियार, थर्मोबैरिक वेपन्स हैं, फ्यूल एयर वेपन्स जिसे कहते हैं, जो कि हवा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन चूस लेते हैं और फिर आदमी का जो है फेफड़ा फट जाता है। तो वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं यूक्रेन में। अब कितना फर्क पड़ता है थर्मोबैरिक वेपन्स में और केमिकल वेपन्स में, और वैसे ही जो आम एक्सप्लोसिव होते हैं वो इतने विस्फोट उनका इतना जबरदस्त होता है कि आदमी बिल्कुल ही उड़ जाता है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब किस तरह से जो है उसका असर होता है। एक और सवाल आपसे समझना चाहते हैं कि जैसे अमेरिका में कुछ जानकारों ने यह कहा कि अभी जो नए कमांडर की नियुक्ति हुई है सीरिया के लिए, जो नए जनरल तैनात किए गए हैं, जिनको माफ कीजिएगा यूक्रेन के लिए, जिनके सीरिया में जो बड़े एक्टिव रहे और बुचर ऑफ सीरिया उन्हें कहा गया। अब ये बताएं कि ये इसका क्या मतलब है? तो ये भी दिखा सकता है कि चूंकि रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर जल्दी कब्जा जमाने में नाकाम रहा है, और इसलिए अब ये 3 जनरल थे, उनकी जगह पे एक सेंट्रलाइज कमांड दी गई है जनरल अलेक्जेंडर दोरकिनोव के हाथ। और ये भी एक बताता है कि लंबी चलेगी अभी लड़ाई, इसको और ज्यादा बढ़ाने की मंशा है पुतिन की। देखिए, जो डोरनिकोव का वहां उसकी जो नियुक्ति हुई है वो इसलिए हुई कि रूस की सेना में अगर थोड़ा बहुत किसी को अनुभव रहा होगा युद्ध का, वो इनको था। वो भी करीब 1-1.5 साल का अनुभव है, कोई ऐसा खास अनुभव नहीं है। ना सीरिया की जंग जो है इतनी जबरदस्त थी कि जिसको कहते हैं कि वॉर एक्सपीरियंस उनको मिल गया हो। पर यह जरूर है कि सीरिया के युद्ध में एक फीचर यह था कि उन्होंने शहरों को बर्बाद कर दिया जी। ये रूस की फौज की जो एक स्टाइल है, और मैं समझता हूं कि अब ये इस्तेमाल किया जाएगा पूर्वी यूक्रेन में, जबकि तोपखाने आर्टिलरी से लेके शहरों को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया जाएगा, और फिर जो है आगे उनकी फौज बढ़ेगी। तो अगर ये इनका अनुभव रहा है सीरिया में, वही अनुभव यहां पे इस्तेमाल करेंगे। जी जी, यही दिखाई दे रहा है जो तस्वीरें सामने आई हैं कि शहरों को ध्वस्त कर दिया गया है, और ज्यादातर जो शहर है वहां से बर्बादी की तस्वीर सामने आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका मनोज जोशी इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि देवघर रोपवे हादसे में जो मौतें हुई हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, क्यों रेस्क्यू में आई इतनी दिक्कतें। रुक करते हैं झारखंड का, जहां के देवघर में त्रिकूट रोपवे पर राहत और बचाव का काम पूरा तो कर लिया गया है, लेकिन रोपवे पर फंसे सभी लोगों को निकालने के बाद भी वहां पर मौतें हुई हैं। आज 14 लोगों को निकाला गया, लेकिन इस दौरान एक बड़ा हादसा भी हो गया जिसकी तस्वीरें सामने आई। हेलीकॉप्टर से निकाले जाने के दौरान एक महिला नीचे गिर पड़ी और अस्पताल में
उनकी मौत हो गई। तो ये हादसा रेस्क्यू के दौरान हुआ है। बहुत ही अफसोसनाक है। ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। जो इसके वीडियो आए हैं, उन्हें निकाला जा रहा था, रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान महिला वापस नीचे गिरती है और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां आखिरकार उनकी मौत हो गई है। तो 3 लोग मारे गए हैं इस तरह रोपवे हादसे में। मरने वालों की तादाद जो है वो 3 हो गई है। ये लोग रविवार की दोपहर 3 बजे से रोपवे पर फंसे हुए थे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया और हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकालने का काम भी हुआ। रामनवमी के दिन यानी रविवार को यहां पे ट्रॉली का तार अचानक से टूट गया, जिससे ट्रॉलियां पास की चट्टान से टकराईं। 10 अप्रैल की रात 12 ट्रॉली में 48 लोग रात भर वहां पर फंसे रहे। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय जांच के अब आदेश दिए हैं। जब से ये घटना हुई तब से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा इसका पल पल वो खबर ले रहे थे और चिंतित थे और तो बहुत यहाँ चिंता हो रही थी कि किसी कोई भी जो फंसे हुए हैं तो तकलीफ नहीं हो। और फिर उसके बाद उस तारीख से लेकर अभी तक हम लोगों ने टोटल जो उसमें फंसे हुए थे 59 टोटल, मतलब 10 तारीख से लेकर आज तक, और उसमें से टोटल रेस्क्यू हुए हैं उसमें 3 डेथ हुआ था। एक पहला दिन जैसे इंसिडेंट हुआ था, फिर उसके बाद कल रेस्क्यू के दौरान और आज रेस्क्यू के दौरान एक डेथ हुआ है। तो ये देवघर के डीसी हैं जिन्होंने बताया कि पल पल की खबर रखी जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके रेस्क्यू के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसमें अब जांच के आदेश दे दिए हैं। मैं अभी रांची पहुंचने वाला हूं और वरीय पदाधिकारी को पहले से ही इस संदर्भ में निर्देश दिया जा चुका है और इस बड़ी दुर्घटना के पीछे क्या कारण है, क्या इसकी वजह रही, इसमें क्या कौन दोषी पाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, इसमें कितनी बेहतर से बेहतर जांच की जा सकती है, इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए सभी मृतक परिवारों और घायल परिवारों पर भी निर्णय लिया जाएगा। तो सरकार और प्रशासन अपनी जांच करते रहेंगे, लेकिन सवाल कई उठते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि एक रेस्क्यू ऑपरेशन था और लोगों को बचाया जा रहा था, लेकिन इस बचाने के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है। सवाल है कि रोपवे हादसे में 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन में ढिलाई बरती गई? लोगों को बचाने में 48 घंटे क्यों लग गए? तो आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी हरिवंश का और जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर जो लोग हैं उनकी अभी स्थिति कैसी है। हरिवंश, पहले तो यही जानना चाहेंगे जिन्हें अस्पताल भेजा गया था, उन लोगों की अभी स्थिति कैसी है और क्या जो लोग जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? अंजलि, अस्पताल में जो लोग हैं वो कुछ इंजर्ड लोग हैं जिनकी हालत अब खतरे से बाहर है और उनको लगता है कि कल तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जो लोग मृतक लोग हैं, जिसमें एक बिहार के मधुबनी का है और 2 झारखंड के ही हैं, तो इन लोगों के बारे में ये सरकार ने कल एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और उसको क्या उचित मुआवजा दिया जा सकता है इस पे फैसला कल सरकार लेगी। साथ ही इस पूरे मामले पे झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर रोपवे घटना का जो स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कोर्ट इस मामले में 26 अप्रैल को अपनी सुनवाई करेगी। साथ ही सरकार से भी रिपोर्ट मांगा गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ी चूक तो हुई है, लेकिन जैसे घटना का पता चला, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की सभी टीमें जो है वो चाहे भारतीय सेना की हो, वायुसेना की हो, चाहे एनडीआरएफ की संयुक्त टीम के द्वारा बचाव अभियान को अंतिम
अंतिम चरण पे पहुंचाया गया। जी, पर हरिवंश ये बताइए कि जो ये हादसा हुआ था जब ट्रॉली की तार टूटी, तो वो वहां पे उसके रखरखाव पे भी सवाल उठते हैं कि किस तरह का मेंटेनेंस था, सुरक्षा के क्या इंतजाम वहां पर थे। इस तरह का हादसा अक्सर होता है, पर क्या बैकअप था, और इतने सारे लोग फंसे रहे, कितने देर के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया? इसमें थोड़ी सी शुरुआती दौर में जो है थोड़ी कोताही बरती गई। जो इंतजाम होने चाहिए थे वो पूरी इंतजाम नहीं थी। जो सुरक्षा के मानक जो दंड होते हैं उसको सही तरह से नहीं अपनाया गया था। रामनवमी का समय था और रामनवमी के दिन काफी भीड़ भाड़ वहां पे जुट गई थी। तो रोपवे में जो 4 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन उसमें 7 लोग, किसी में 8 लोग को बैठा के और जो भी श्रद्धालु आए थे उनको घुमाया जा रहा था। तो ये सारी चूक हुई है। मेंटेनेंस की बात रहे तो राज्य सरकार ने इसको प्राइवेट एक कंपनी है उसको दे दिया था, वही इसकी देखरेख का काम करती थी। तो कहीं न कहीं से उस कंपनी का भी इसमें नेग्लिजेंसी जो है वो सामने आ रहा है। कंपनी की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ट्रॉली का तार टूटा है, और एक तो ये कि जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा लोगों को बिठाया जा रहा था वहां पर। अंजलि, जैसा वो बता रहे हैं कि अगर 5 लोगों के बिठाने की कैपेसिटी थी तो उससे ज्यादा 7 से 8 लोग एक एक ट्रॉली में बैठे थे, और मेंटेनेंस जो है वो प्राइवेट कंपनी के हाथ में था। पर जाहिर है कि मेंटेनेंस इसका नहीं हुआ होगा, इसलिए ट्रॉली की तार टूटी है। दिक्कत यही आती है कि जब हमारे देश में इस तरह की चीजें लगाई जाती हैं, उनका फिर मेंटेनेंस क्या होता है। हरिवंश, ये भी जानना चाहेंगे कि ये कब से काम कर रही थी, ये जो ट्रॉली थी ये कब लगाई गई थी, किसने लगवाया था, और इसका इस्तेमाल क्या बहुत होता था, या ये ऐसी थी कि सिर्फ ऐसे ही मौकों पे ज्यादा इस्तेमाल होता था? ये और जगह को देख के करीब 7 साल पहले इस ट्रॉली का यहाँ निर्माण हुआ था। और ये त्रिकूट पर्वत जो है ये झारखंड देवघर का जिले का सबसे ऊंचा पहाड़ी एरिया है। ऊपर में एक मंदिर है जहाँ श्रद्धालु को जाने में बहुत परेशानी होती थी। तो इसका निर्माण राज्य सरकार ने और जो पर्यटन विभाग है उन लोगों ने करवाया था, और काफी दिनों तक इसका मेंटेनेंस का काम राज्य सरकार खुद देखती थी। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा ये प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, और उसका जो मेंटेनेंस होना चाहिए था, जिस रूप से होना चाहिए था, लगता है कि उसका सही ढंग से नहीं हुआ है। इससे पहले काफी दिनों से ये चल रहा था, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई घटना नहीं घटी थी। ये पहली बार है जो इस तरह की घटना घटी है, और इससे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। 2 साल से तो सब कुछ बंद भी रहा होगा, और बहुत दिनों के बाद ये खुला होगा। और भीड़ भाड़ क्या अक्सर यहाँ पे होती थी इतनी, या इन त्योहारों पर ही ज्यादा भीड़ हुआ करती थी? जब भी कोई फेस्टिवल जो है झारखंड में होता था, वो इससे पहले जो सरहुल हुआ था उस समय भी वहाँ काफी भीड़ भाड़ जुटा था, और अभी जो रामनवमी का समय था तो ऐसे समय में वो काफी भीड़ भाड़ वहाँ जुटता है। लोग बाहर से श्रद्धालु लोग काफी आते हैं जी, और यही वजह है कि मेंटेनेंस सबसे बड़ा कारण इसमें आ रहा है सामने। अब तो जांच तो अभी चल रही है। 2 साल से इसका जो मेंटेनेंस होना था बंद पड़ा हुआ था, सही ढंग से हुआ नहीं है, और यही वजह है कि ये घटना, इतनी बड़ी घटना घटी। जी, शुक्रिया हरिवंश इस जानकारी के लिए। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई जवाबदेही तय की जाएगी कि नहीं, या फिर एक हादसा कह करके इसको भुला दिया जाएगा, क्योंकि यह हादसा नहीं है। ये अगर नेग्लिजेंस से होता है, नजरअंदाज करके होता है, तो इसे हत्या की ही तरह देखा जाना चाहिए। बहुत दुख की बात है कि इस तरह से लोग मर गए। लोग घूमने के लिए निकले थे, और लोग घंटों वहां पर बिना किसी राहत, बिना किसी मदद के इतनी ऊंचाई पर, 1500 फीट की ऊंचाई पर लटके रहे 46-48 घंटे, और उन तक मदद बहुत धीरे धीरे पहुंच रही थी। और दूसरे कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उस दौरान भी मौतें हुई हैं, बचाने के दौरान भी। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में। ब्रेक के बाद विपक्षी दल क्यों पूछ रहे आम आदमी पार्टी से कि कौन चला रहा है पंजाब सरकार को। पंजाब की भगवंत मान सरकार उस समय विपक्ष के निशाने पर आ गई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्य सचिव और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ दिल्ली में एक बैठक की, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक में शामिल ही नहीं थे। इसे लेकर विपक्षी दलों ने केजरीवाल पर दिल्ली से पंजाब की सरकार चलाने का आरोप लगाया है।
इस आरोपों पर पंजाब के एक मंत्री ने केजरीवाल की बैठक का बचाव किया है। कई लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट किया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट किया है और कहा है कि किस हैसियत से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस बैठक की जानकारी थी? यदि हां, तो उन्हें और केजरीवाल दोनों को पंजाब के सम्मान और साख को सरेंडर करने के लिए पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं अकाली दल के नेता हैं दलजीत चीमा, उन्होंने ट्वीट किया है कि हमने दिल्ली के बारे में काफी सुना है कि केंद्र सरकार राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती है, लेकिन ये पहली बार है कि हम दिल्ली की राज्य सरकार को पंजाब सरकार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए देख रहे हैं। और इसके बाद और भी लोगों के ट्वीट आए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है और कहा है कि जिस खराब चीज का डर था वही हुआ। अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद से काफी पहले ही पंजाब को टेक ओवर कर लिया। ये पहले से तय था कि भगवंत मान एक रबर स्टैंप होंगे। अब केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के अधिकारियों की बैठक करके इसे सही साबित कर दिया है। वहीं कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा ने भी ट्वीट किया है। वे कह रहे हैं कि क्या दिल्ली के लोग पंजाब को कठपुतली की तरह नचाएंगे? आखिर किस हैसियत से और किस मुद्दे पर यह बैठक की गई? मुख्यमंत्री साहब ये लोगों को बताएं। और इन आरोपों पर पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत एस भुल्लर का कहना है कि अरविंद केजरीवाल हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं। अगर अधिकारी उनसे मिले तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मीटिंग की दिल्ली भी बड़ा सवाल उठा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री की गैरहाजिरी पंजाब के चीफ सैकटरी बिजली बोर्ड के अधिकारियों मीटिंग की गई, उन्होंने लेकर सवाल चुका गया। देखो, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ नहीं। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, आरोप लगा है अरविंद केजरीवाल पे, राष्ट्रीय संयोजक तो वो ये हैं, पर सवाल उठा रहे हैं लोग कि क्या अधिकार रहा उनको कि वो अधिकारियों के साथ बुला के, पंजाब के अधिकारियों को यहां दिल्ली बुलाकर उनके साथ बैठक करें। अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि इसका डर था, वो बहुत जल्दी कर लिया अरविंद केजरीवाल ने। पंजाब को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। भगवंत मान रबर स्टैंप है, तो भगवंत मान के रबर स्टैंप होने की छवि को मजबूती मिल रही है इन आरोपों से। पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि जो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की मीटिंग चल रही थी वो बिल्कुल अभी अभी खत्म हुई है और सब उम्मीद कर रहे थे कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात नहीं की। लेकिन नगमा, बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने अभी इस पर कोई अपना ऑफिशियल स्टैंड नहीं दिया है। जो पंजाब में लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा है, बस वही एक तरह से आम आदमी पार्टी का इस समय एक तरह से रिएक्शन माना जा रहा है। पार्टी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन जो दबे स्वरों में ऑफ रिकॉर्ड बात चल रही है वो ये है कि पार्टी ये कह रही है कि जो वादे किए हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने, उनको पूरा करवाना है और उनको पूरा करवाने के लिए जो बैठकें हैं वो होती हैं। लेकिन ये एक पार्टी का स्टैंड हो सकता है या पार्टी दबी जुबान में कह रही है। टेक्निकली ये जो है बात पच नहीं सकती कि एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के जो अधिकारी हैं उनके साथ इस तरह से बैठक कर ले। वैसे ऐसी बैठकें होती हैं, ऐसा नहीं कोई पहली बार ऐसी बैठक हो रही है, बैठकें होती हैं, लेकिन अगर विपक्ष इसको मुद्दा बना दे तो फिर जो आरोप हैं वो सीधे सीधे लगते हैं और फिर जो सत्ता पक्ष है उसको जवाब भी देना होता है। तो अभी सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार या दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन ये बात जरूर है नगमा कि पंजाब के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। पिछली बार भी जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो आम आदमी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगे कि ये पंजाब की भावनाओं को नहीं समझते, पंजाबियों की भावनाओं को नहीं समझते हैं। और ये डर पिछली बार था कि कहीं दिल्ली से तो पंजाब कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए इस बार चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी ने ध्यान रखा कि ये मैसेज ना जाए, इसलिए ज्यादातर अरविंद केजरीवाल पंजाब गए, भगवंत मान दिल्ली कम आए थे। जो बाहरी वाला आरोप लग रहा था, जो हमने देखा था कि उठाया कांग्रेस की तरफ से गया था, मुख्यमंत्री चन्नी की तरफ से, लेकिन वही अब उसी को जोर मिल जाएगा कि बाहर का कोई शख्स सरकार चला रहा है और इस बात को पंजाबी शायद पचा ना पाए।
बिल्कुल। और ये असल में पंजाब में एक पंजाबियत की भावना होती है। उनको ये लगता है कि जो होगा यहीं का होगा। बेशक बाहर से लोग आएं और वहां पर अपना प्रचार करिए, सब करिए, लेकिन जो भी होना चाहिए वो वहीं का होना चाहिए। तो ये पंजाब के अंदर भावना रहती है। तो यही जो एक भावना थी, इसके चलते ही पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगे थे कि ये लोग समझते नहीं है पंजाब को, या पंजाब जो पंजाबी हैं ये उनका मजाक उड़ाते हैं। कई बार विरोधी दल थे उन्होंने ये आरोप लगाए थे, और उसकी वजह से भी आम आदमी पार्टी पिछली बार चुनाव जीतते जीतते रह गई थी। लेकिन इस बार कैंपेनिंग अच्छी की, लोगों को इन्होंने समझाया, आम आदमी पार्टी ने समझाया, और उसकी वजह से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। लेकिन अगर इस तरह की आरोप आम आदमी पार्टी पर लगेंगे, दिल्ली सरकार पर लगेंगे या पंजाब सरकार पर लगेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। और जब विपक्ष इसको मुद्दा बनाना शुरू करेगा तो फिर जो है देखना होगा कि जो आम लोग हैं पंजाब के, वो इसको किस तरह से लेते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने अपने वादे पूरे करने हैं, इसलिए जो है हम जो है ये मीटिंग कर रहे हैं। जी धन्यवाद आपका शरद। आम आदमी पार्टी इस पर आधिकारिक तौर पे बहुत कुछ कह नहीं रही, और जैसा कहा शरद ने कि ऐसी बैठकें होती हैं, पर टेक्निकली ये गलत है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के अधिकारियों को बुलाकर बैठक करे। केजरीवाल पे आरोप लग रहे हैं कि वो सुपर सीएम की तरह एक्ट कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे मध्य प्रदेश के मंत्री क्यों कह रहे हैं कि कोई दंगाई अगर फन उठाएगा तो उसे कुचल देंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव के बाद अब प्रशासन ने कार्रवाई की है। दंगे के आरोपियों के घर पर कल से ही बुलडोजर चल रहे हैं। ये आरोपी हैं और प्रशासन ऐसे ही 52 संपत्तियों को अब तक तोड़ चुका है। खरगोन में अब तक 95 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि अगर कोई भी दंगाई फन उठाएगा तो उसे कुचल देंगे। साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी कार्रवाई होगी। निमाड़ दंगों की आग में जल रहा है और इस वक्त हमारे साथ है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र। सर, कितनी कार्रवाई हुई है, कितनी दुकानों, कितने मकानों को तोड़ा गया और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 94 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। एसपी साहब की हालत पहले से बेहतर है, गोली लगी थी। टीआई साहब का सिर फटा था, वो भी बेहतर है। वो एक जो शुक्ला हमारा बच्चा था, कल तक वो वेंटिलेटर पे था, पर आज उसको भी आराम है। मैं समझता हूं कि अभी कोई इस तरह की सूचना, जो घायल हुए थे उनकी सब स्थिति ठीक ठीक है। जो दंगाई थे, जो अतिक्रमणकारक थे, उन सब पर कार्रवाई लगातार चल रही है। कल भी चली थी, आज भी चलेगी। सर, आपकी सरकार में कुछ बुलडोजर मामा या बाबा बनने की होड़ लगी है क्या? क्योंकि लगातार घर ध्वस्त किए जा रहे हैं। अब आरोपी और अपराधी में फर्क तो होगा। ये काम तो कानून को करना है, अदालत को करना है, या पुलिस प्रशासन ही कर लेगी? नहीं, आरोपी और अपराधी कहां से आ गए? बात जो सामने दिख रहा है, इसमें आरोप कैसे कह रहे हो आप? जो विजुअल में पत्थर फेंकते दिख रहा है, जो फुटेज में पत्थर फेंकते दिख रहा है, उसको भी आरोपी कह रहे हो? उसको भी तो ड्यू प्रोसेस दिया जाएगा ना कानून का। कैसे ड्यू प्रोसेस कानून का दे रहे हैं ना? उसको जेल भेज रहे हैं, वो कानून में जाएगा, पर जो अतिक्रमण होगा वो तो टूटेगा। सर, पर घर में एक आरोपी नहीं है, उसके माँ बाप हैं, बाकी के लोग हैं, पूरा घर ढहा दिया। जिसको गोली मारी थी ना, उसके भी माँ बाप हैं, उसके भी बच्चे हैं। उस समय नहीं सोचा और उस समय नहीं बोला आप लोगों ने कुछ, जब पत्थर फेंके, गोली चली, तलवार चली। सर, बिल्कुल सारी बातें हो रही है। सारी बातें नहीं बोल रहे हैं आप, वहां खामोश थे। हम आपके नियमित दर्शक भी है ना। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए सर कि घर जो टूट रहे हैं, क्या वो अवैध साबित हो गया है? क्या प्रशासन ने? अवैध है, साबित होने के बाद ही तोड़ रहे हैं। तो वो 84 लोग जिन पर मुकदमा कायम हुआ है, क्या सिर्फ उन्हीं के घर अवैध थे? 94, माफ कीजिएगा, कल तक 84 थे। हाँ, बढ़ गए हैं वो, इसलिए मैंने आपको करेक्ट कर रहा हूँ। जो आए हैं उसमें परीक्षण हो रहा है, परीक्षण होने के बाद ही कार्रवाई हो रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है? क्या हिंदुओं की पत्थरबाजी नहीं? अरे बचाव में कोई क्या कर रहा है ये अलग बात है, हमला किसने किया वो मूल बात है। पर ये साबित हो गया सारी चीजें, मतलब बार बार जो एक बात आ रही है कि सर वो अदालत, बात नहीं, बार बार कोई बात नहीं आ रही है। आपकी चिंता मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं, हमारी फिक्र पूरे समाज के लिए सर, एक तरफा नहीं, कभी नहीं हुई। एनडीटीवी को मैं नियमित दर्शक हूँ, बता रहा हूँ ना आपका। नहीं, कोई बात नहीं सर, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी फिक्र पूरे समाज के लिए है। राज्य सरकार पर जरूर आरोप लग रहा है कि वो एक धर्म के लिए काम कर रही है।
हम आरोप की चिंता नहीं करते, पर मध्य प्रदेश में कोई भी फन उठाएगा दंगाई, उसको कुचल देंगे, ये हम पर जानते क्या वो दंगाई एक ही संप्रदाय से है ना? हमला कहां से हुआ? आपने अभी तक ये नहीं दिखाया, एक शब्द नहीं बोला आपने। हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको। अच्छा सर, जाते जाते बस एक चीज़, जिस तरह से भड़काऊ चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनका एक ट्वीट आया है और फिर डिलीट हो गया, चाहे फिर कपिल मिश्रा हो, क्या इन लोगों पर कार्रवाई होगी? सिंह जी पर कार्रवाई करेंगे। कपिल मिश्रा पे क्यों नहीं? वो ट्यूब कोई कपिल मिश्रा का ट्वीट नहीं आया। नहीं, उन्होंने भाषण दिया है, वहां से 40 किलोमीटर दिया है, तो आप उसको चला दो। और उन्होंने उनके भाषण में अगर ऐसा कोई होगा तो उन पर भी करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, वो वायरल हुआ है। उन्होंने बिहार की एक मस्जिद का फोटो मध्य प्रदेश खरगोन के नाम से डाल दिया। ऐसा नहीं पहली बार किया, वो करते रहे हैं इस तरह के। एक बांग्लादेश का या पाकिस्तान का पुल भोपाल से जोड़ दिया था उनने, ये करते रहे हैं। और ये तो बहुत गंभीर किस्म का है, सब प्रदेश की शांति भंग करने की जो दिग्विजय सिंह कोशिश करते हैं। आपकी सरकार में मुस्लिम भी न्याय की उम्मीद कर सकते हैं अगर उनके खिलाफ? अगर ऐसा हमले करेंगे तो बिल्कुल ना करें, और नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे तो सब प्रेम से रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, जिनका साफ कहना है कि जो दंगाई हैं उनके घर जरूर तोड़े जाएंगे और जिन नेताओं ने ट्वीट किए या भड़काऊ ऐसे भाषण दिए उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।